Assalamu alaikum, my dear students. I hope you're fine and doing well. So today we are going to start our lecture number 5 on chapter number 3, that is atomic structure. In the last lecture we were discussing about the Bohr's model and then we calculated the radius of an electron in an orbit. So in today's lecture we will calculate the energy of electron in the orbit. So we have already discussed this diagram in the last chapter, but I can give you the brief review about this. आपको बताया गया था कि जो ये आपको एक एटम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, उसके सेंटर में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसके अंदर आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इन द ऑर्बिट ऑफ एन एटम। और यहाँ पर दो फोर्सेस इसको इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने में हेल्प आउट कर रही हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। देन हमने कैलकुलेट किया था रेडियस क्या था, इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस उसके न्यूक्लियस के साथ। तो अब हम आज इस वीडियो में कैलकुलेट करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। Consider an electron of mass m revolving around the nucleus of charge Ze. R is the radius of orbit in which electron is revolving with the velocity v. तो यहाँ पर आपको जो चीजें बताई गई हैं वो क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है जिसका मास क्या है, आपके पास m है और वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड कर रहा है, जिसके ऊपर चार्ज आपको दिया हुआ है Ze. R क्या है, रेडियस है जिसके अंदर यानी ऑर्बिट और जो आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस है r। और इसके अलावा वेलोसिटी आपके पास रिप्रेजेंट की गई है v के साथ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मीन मोशन है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv² के। एंड डेफिनेटली इफ काइनेटिक एनर्जी इज देयर तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी पाई जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, -Ze²/r के। सो द टोटल एनर्जी इज गिवन बाय, और हमें पता है कि जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी दी गई है, पोटेंशियल एनर्जी भी दी गई है, तो अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो हमें इन दोनों एनर्जीज का क्या लेना पड़ेगा, सम लेना पड़ेगा। सो इफ वी टेक द सम ऑफ दिस टू एनर्जीज तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल E इज इक्वल्स टू हाफ mv², प्लस है और इसके साथ माइनस है तो डेफिनेटली प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -Ze²/r, और हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। देन when electron is moving in a circular path, centripetal force is equal to the centrifugal force। हम ये बात लास्ट टाइम भी डिस्कस अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके थे कि अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी एंड देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी, और वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। सो इन दोनों का एक्सप्रेशन हमें पता है क्या है, mv²/r is representing the centripetal force and Ze²/r² representing the centrifugal force, and then we are saying कि ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के बराबर हैं, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो r और r², तो r² कैंसिल हो सकता है, r से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, mv² बराबर होगा Ze²/r के, और इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। Then substituting the value of mv² from equation 2 in equation 1, हमारे पास इक्वेशन 1 में mv² दिया हुआ था, जब हमने काइनेटिक एनर्जी को इसमें ऐड किया था हाफ mv² एक्सप्रेशन था। तो अगर हमारे पास इक्वेशन 2 में mv² की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो हम इस वैल्यू को mv² की सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो E इज इक्वल्स टू, यानी जो हमारी टोटल एनर्जी थी वो किसके बराबर होगी, हाफ, और mv² की जगह हमने एक्सप्रेशन पुट कर दिया Ze²/r।
और ये माइनस जेड स्क्वायर आर अपॉन आर किससे आया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी से। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से mv स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये दोनों तकरीबन सेम ही है, ये हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर है और ये 1 जेड स्क्वायर अपॉन आर है। तो अगर आप हाफ में 1 में से हाफ माइनस करते हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, तो 1 में से जब हाफ माइनस होता है तो हाफ ही आंसर आता है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2r के बराबर हो जाएगी। यानी ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास यानी हाफ वाला रह जाएगा और बाकी हाफ इसमें से माइनस हो जाएगा। तो हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर आ गया हमारे पास। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। और हमें पता है कि हमने लास्ट टाइम अपने ऑर्बिट का रेडियस भी कैलकुलेट किया था, तो इसका मतलब हमें इस r की वैल्यू भी पता है। यहाँ तक एक्सप्रेशन हमने किसके लिए निकाल लिया है, टोटल एनर्जी के लिए। और रेडियस की वैल्यू यानी इस r की वैल्यू जो हमने लास्ट टाइम रेडियस कैलकुलेट किया था वहां से हम ले सकते हैं वो एक्सप्रेशन। तो रेडियस किसके बराबर होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स हमें आर का एक्सप्रेशन पता है जो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था जब, तो वहां से हमें आर का एक्सप्रेशन पता चल गया। तो अगर इस आर को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, यानी बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी बराबर होगी माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 और उस आर की जगह यानी जो टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में आर था, हमने आर का एक्सप्रेशन जो बराबर था एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर उसका पुट कर दिया। तो अब हमारे पास ये चीज क्या है, फर्दर नीचे है, तो हम इसको ऊपर मूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाली नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर मूव कर देंगे। सो हमारे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, जेड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर जो कि कहाँ से आ रहा है, यहाँ से जेड स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर था 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर और अपॉन में वैल्यू उसी तरह से रही 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर की। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई चीज फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, z है तो क्या लिख देंगे जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर है तो बराबर हो जाएगा ई 4 के 4 पाई स्क्वायर एंड देन एम और अपॉन में हमारे पास क्या है 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सो हेयर वी कैन सी कि हमारे पास 2 है और ऊपर 4 है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो 2 1 2 2 2 4। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एनर्जी बराबर है माइनस 2 जेड स्क्वायर ई 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर के। The above expression is for energy of an electron in any orbit. So this expression is representing what it's representing, energy of electron in any orbit. यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को अगर आप रिप्रेजेंट करें किसी ऑर्बिट में तो आप इस एक्सप्रेशन की मदद से कर सकते हैं। Now expression for frequency. So far we have discussed about the expression for the radius of electron in an orbit, then energy of electron in any orbit, and now we are going to discuss about frequency. तो अब हम किसके लिए एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए निकालने जा रहे हैं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, हमें पता है एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में वो किसके बराबर होती है, E इक्वल्स टू माइनस 2 जेड स्क्वायर ई 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर के। The energy of electron in a lower orbit n1 and higher orbit n2 can be expressed as, अब हम इलेक्ट्रॉन की लोअर ऑर्बिट में और हायर ऑर्बिट में किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, E1 is equals to minus 2 z square E4 पाई स्क्वायर m अपॉन, यहाँ पे देखें ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन था यहाँ हमने जर्नल एन लिख रखा था, लेकिन अगर हम लोअर ऑर्बिट की बात करेंगे दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय n1 और जब हम हायर ऑर्बिट की बात करेंगे तो हम इसे n2 नाम दे देंगे। तो बाकी एक्सप्रेशन वही रहेगा, लोअर के लिए अगर E1 निकाल रहे हैं तो ये n1 हो जाएगा और हायर ऑर्बिट की बात करेंगे तो E2 और
N2 हो जाएगा। तो यहाँ यही हुआ है, अगर हम लोअर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो E1 बराबर है -2z² E4 π² m अपॉन N1² एंड h² के। और हायर ऑर्बिट की बात करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, E2 बराबर है -2z² E4 π² m अपॉन N2² एंड h² के। When an atom or gas is heated, its electron jump to higher orbit excited state. जब भी जो है हम अपने एटम या गैस को हीट करते हैं तो क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन में एक्साइटेशन हो जाती है। मीन क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएगा अपने लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर। मतलब आप हीट के जरिए उसको क्या करें, बेसिकली आप यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू दैट इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर चेंज आएगा। हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको आइडिया है कि अगर फोटोन की या क्वांटा की या किसी भी फॉर्म में आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे इस केस में आप हीट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से जंप कर जाएगा हायर एनर्जी लेवल की तरफ, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स आर अनस्टेबल। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एक्साइटेड हो भी जाता है इलेक्ट्रॉन, अपने हायर ऑर्बिट में जंप कर भी जाता है, तो वहां पर वो स्टेबल नहीं होता। अल्टीमेटली वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए दोबारा से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। They jump back to original ground level by emitting energy equal to the difference of energies between ground and excited state। और अब वो जब जंप करेगा तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, जितना दोनों ऑर्बिट में डिफरेंस होगा एनर्जी का। मतलब देखें, अगर हमने चीज को जब पहले भी डिस्कस किया था, हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है उसके लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर, तो हमें उसे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी क्वांटा की फॉर्म में, प्रोटॉन की फॉर्म में, देन वो जंप कर जाएगा। सेम लाइक दैट, अगर वो वहाँ एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में भी आना चाहेगा तो उसे दोबारा से उतनी ही एनर्जी लूज करनी होगी जितना दोनों ऑर्बिट्स के अंदर एनर्जी गैप होगा। तो वो एनर्जी अपने अंदर जो एक्साइटेड में ज्यादा थी उसको रिलीज करेगा, देन इट विल कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट। सो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होता है, डिफरेंस इन एनर्जी इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। और इस एक्सप्रेशन को हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। यानी डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि हमें एक्साइटेड एनर्जी लेवल में से माइनस करना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को। Substituting the value of E2 and E1 in equation number 3। तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि वहां पर हमने E2 का एक्सप्रेशन भी देख लिया था और E1 का एक्सप्रेशन भी देख लिया था। तो डिफरेंस इन एनर्जी निकालने के लिए हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू -2z² E4 π² m अपॉन n2² h² माइनस, ये हमारे पास इसके लिए था E2 के लिए, और E1 के लिए क्या हो जाएगा -2z² E4 π² m upon n1² और h²। सो वी कैन रीअरेंज दिस एक्सप्रेशन। हम n1 को पहले लेके जा सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बाय रीअरेंजिंग दिस हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा E बराबर, यानी डिफरेंस इन एनर्जी बराबर हो जाएगा 2z² E4 π² m अपॉन n1² h² एंड देन E2 माइनस 2z² E4 π² m n2² h²। सो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इन दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन है। जैसे ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास 2z² E4 π² m दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। अपॉन में हमारे पास देखें तो h² दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। और ब्रैकेट में हमने वो चीजें ले ली जो दोनों में अनकॉमन थी, दैट वाज ऊपर तो 1 था दोनों में, ठीक है, हमने 1 रख दिया क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन कॉमन आ गया ऊपर से। और नीचे हमारे पास क्या बचा, नीचे हमारे पास बचा n1² माइनस 1/n और नीचे n2²। सो इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। नाउ एज वी नो दैट डिफरेंस इन एनर्जी क्या होता है, E2 माइनस E1। और डिफरेंस इन एनर्जी अगर हम अपने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक देखें तो ये किसके बराबर होता है, h/nu के। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा E इन इक्वेशन 1, डेल्टा E की वैल्यू यानी h/nu को हम इसका मतलब वहां पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा,
एच न्यू बराबर है 2z², बाकी एक्सप्रेशन हमारे पास सेम रहेगा, 2z² E4 पाई स्क्वायर m अपॉन H2, ब्रैकेट में 1n1² माइनस 1n2²। सो हियर यू कैन सी कि हमारे पास h है, अपॉन में H2 है, तो ये h यहाँ पर मूव कर सकता है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा? द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड वेव और फोटोन इज, ऊपर फ्रीक्वेंसी बची सिर्फ, वहां जो h था H3 के साथ वो नीचे आ गया और ये h क्यूब हो गया। सो द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड वेव और फोटोन किसके बराबर हो गया हमारे पास? 2z² E4 पाई स्क्वायर m अपॉन h क्यूब, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया? 1n1² माइनस 1n2² एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5। सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द वेव नंबर, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था फ्रीक्वेंसी का। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वेव नंबर का एक्सप्रेशन। Wave number is defined as the number of wave in per unit distance, that is frequency is equals to C wave number nu by, mu bar representing the wave number, nu representing the frequency and C is representing the velocity of light. तो वेव नंबर को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वेव इन पर यूनिट डिस्टेंस से। So now by substituting the value of frequency in equation 5 we get फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हमारे पास किसकी, यानी फ्रीक्वेंसी न्यू हमारे पास बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ वेव नंबर के। तो अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन में पुट कर दें इसकी वैल्यू, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा? C mu bar और इज इक्वल्स टू 2z² E4 पाई स्क्वायर m अपॉन h क्यूब के, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1n1² and 1n2²। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी है, अगर हमें वेव नंबर चाहिए तो हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को नीचे भी मूव करवा सकते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा? वेव नंबर बराबर है 2z² E4 पाई स्क्वायर m अपॉन CH क्यूब एंड ब्रैकेट पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1n1² माइनस 1n2²। सो दिस इज द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द वेव नंबर। नाउ हमें क्या पता है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 2E4 पाई स्क्वायर m अपॉन CH क्यूब, ये बराबर होता है रेड पर कांस्टेंट के। तो हम इसकी जगह इस कांस्टेंट को भी पुट कर सकते हैं, यानी इस एक्सप्रेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द रेड पर कांस्टेंट। सो दिस एक्सप्रेशन विल बी चेंज्ड एज where RH is called Rydberg constant and its value is 109,678 पर सेंटीमीटर। तो इस सारे एक्सप्रेशन की जगह हम रेडबर्ग कांस्टेंट को मूव करवा सकते हैं, यानी रिप्लेस कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 109,678%। सो हमारे पास वेव नंबर का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? न्यू बार इज इक्वल्स टू RS(z²) ब्रैकेट में 1n1² माइनस 1n2², और यहाँ पर RS किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे रेडबर्ग कांस्टेंट को। नाउ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। So far we have discussed about how to calculate the radius of an hydrogen electron in an orbit. हमने रेडियस कैलकुलेट करना सीखा, एनर्जी की कैलकुलेशन देखी, देन हमने फ्रीक्वेंसी की देखी, और इन द लास्ट हमने क्या देखी? वेव नंबर की कैलकुलेशन के लिए एक्सप्रेशन को देख लिया। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर मूव कर रहे हैं, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के। जो हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो हमें किस तरह का नजर आता है? Emission of radiation occurs when a gas is heated in a discharge tube at low pressure. तो जब आप अपने गैस को हीट करते हैं, हाइड्रोजन गैस को, तो क्या होता है? इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, और कंडीशन क्या है कि आपने वहाँ पर प्रेशर को लो रखना है, यानी इस तरह से अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब में अपने गैस को हीट करेंगे और अंडर लो प्रेशर, तो उसमें से क्या होगा? रेडिएशन की इमिशन आपको नजर आएगी। When a sample of hydrogen is exposed to electromagnetic radiation (EMR), यानी आपने हाइड्रोजन के सैंपल को जब EMR से आपने एक्सपोज किया, आपने उसको EMR रेडिएशन दी, तो क्या होगा?
The solitary electron reside in first orbit and it is in lowest energy state. Ground state is excited to high energy level. वो अपने ground state से कहाँ move कर जाएगा? Excited state पे move कर जाएगा. The life of a excited state is around 10⁻⁸ seconds, after which electrons jump back to lower energy orbit with the release of energy. हमें पता है कि excited state में बेशक वो jump करेगा लेकिन उसको ultimately वापस कहाँ आना होगा? अपने ground state में, और ground state में वो रिलीज करेगा एनर्जी आते वक्त, सही है। यानी अगर वो एक्साइटेड में गया तो दोबारा से वो अपने ग्राउंड में आएगा और एनर्जी रिलीज कर देगा। वो फोटोन की फॉर्म में भी कर सकता है, किसी भी फॉर्म में कर सकता है। और वहां पर जो उसका स्टे होगा अपने एक्साइटेड स्टेट में, वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकंड के लिए होगा, यानी बहुत ही कम टाइम के लिए होगा। देन इट विल कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, दैट इज द स्टेबल स्टेट। सो नाउ जर्नल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है? वेव नंबर का हमें पता है, वो बराबर है रेड से आपके रेड कांस्टेंट और ब्रैकेट में 1n1² माइनस 1n2 स्क्वायर के। अब मैंने यहाँ पे z क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया? देखिए, आप अगर हाइड्रोजन की बात करें तो z की वैल्यू 1 होती है, एटॉमिक नंबर 1 होता है वहाँ पे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसलिए हाइड्रोजन के लिए हम z को वहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बराबर हो जाएगा। वेव नंबर बराबर है रेड बाय कांस्टेंट ब्रैकेट में 1n1² माइनस 1n2² के। So now n1 is representing the lower energy orbit and n2 is representing the higher energy orbit. अब नोट करने वाली बात यहाँ पर क्या है कि n1 जब n1 is fixed for each series and n2 keep increasing. हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो उसकी जब हम सीरीज निकालते हैं विजन की, तो वहाँ पर हमें क्या नजर आता है कि n1 की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है और n2 हमेशा बढ़ता रहता है। तो इस तरह से आपको सीरीज नजर आती है इसके मिशन स्पेक्ट्रम में, लाइमन, बामर, पास्चिन, ब्रैकेट एंड पीफोर्ड सीरीज। अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह से होती है। फर्स्ट हमारे पास लाइमन सीरीज होती है। लाइमन आइडेंटिफाइड एज अ सीरीज ऑफ लाइन इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन स्पेक्ट्रम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो लेमन जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उन्होंने सीरीज ऑफ लाइन देखी अल्ट्रा वॉलेट रीजन में, EMR के यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अल्ट्रा वॉलेट के रीजन में उन्होंने स्पेक्ट्रा नोट किया। और इसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास हमें पता है एक्सप्रेशन क्या होगा, वेव नंबर बराबर है रेडबर्ग के। और क्योंकि n1 यहाँ फिक्स रहेगा, क्योंकि हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ये 1 होगा। और n2 स्क्वायर के लिए हम देख लेंगे कि n2 की पॉसिबिलिटी क्या क्या है जिसमें लेमन सीरीज आपको नजर आ सकती है। n1 is equals to 1 and n2 is equals to 2, 3, 4. This series is obtained when electron jump from second, third, fourth orbit to the first orbit. यानी n1 फिक्स्ड है, यानी ग्राउंड स्टेट 1 ही है। तो उस n1 में कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ सकता है आपके पास? यानी n1 से ऊपर वाले स्टेट से, n2 से भी आ सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट उसकी 2 भी हो सकती है, उसका एक्साइटेड ऑर्बिट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो वहां से वो जब जंप करके n1 में आएगा तो उस नतीजे में जो आपको वो सीरीज लाइन स्पेक्ट्रम की नजर आएंगे उसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं। सेकेंड आपके पास आ जाता है बार्मर सीरीज। It is a series of the lines in the visible region of a spectrum. The series is obtained when electron jump from third, fourth or fifth level to second energy level. The wave number can be obtained by the following formula. सही है। तो फर्स्ट में हमने देख लिया था कि लेमन सीरीज होती है, सेकंड आपके पास बामर होती है, यानी सेकंड ऑर्बिट अगर आपका ग्राउंड स्टेट है और वहां पर अगर आपका इलेक्ट्रॉन जंप करते हुए कौन से एनर्जी लेवल से आ रहा है, 3, 4 और 5 से एनर्जी लेवल से जंप करके अगर वो सेकंड एनर्जी लेवल में आ रहा है तो जो वो सीरीज बनाएगा उसे हम बामर सीरीज कहते हैं। और इसके लिए एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा, वेव नंबर हमारा बराबर होगा रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n2²। 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट करा, n1 को ग्राउंड स्टेट को 2 है और n2 हमारे पास यहाँ पे 3 ऑर्बिट से अगर जंप करके आ रहा है तो 3 होगा, 4 से जंप करके आ रहा है तो 4 होगा, 5 से जंप करके आ रहा है तो 5 होगा। Hence n1 is equals to 2 and n2 third, fourth, fifth, etc. Okay, so this is all about the Lehman and the Balmer series, and then we are moving to our third series, that is Paschen series. It is the series of the line in the near infrared region of an spectrum. The series is obtained when electron jump from 4th, 5th or 6th energy level to 3rd energy level. The wave number can be obtained by the following formula. So यहाँ पर आपका अगेन वही वहाँ पे फर्स्ट सेकंड की बात की गई थी ग्राउंड स्टेट की, यहाँ किसकी बात की जा रही है, 3 की। यानी अगर n1 आपका थर्ड ऑर्बिट है तो वहाँ पर आपके पास जो सीरीज बनेगी वो पैस्चन सीरीज बनेगी। और n3 के हाई एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, 4, 5 और 6, इसलिए n2 आपके पास 4, 5, 6 होगा। यानी 4, 5, 6 ऑर्बिट से जब जंप करता हुआ इलेक्ट्रॉन आपके पास अगर ऑर्बिट नंबर 3 में आ रहा होगा तो हम वो जो सीरीज उसके नतीजे में बनाएगा वो क्या होगी, पैस्चन सीरीज होगी।
So hence n1 is equals to 3 and n2 is equals to 4th, 5th and 6th respectively. Then fourth is bracket series. It is a series of line in infrared vision of a spectrum. The series is obtained when electrons jump from 5th, 6th or 7th energy level to 4th energy level. यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पर अब आपका ग्राउंड स्टेट 4th एनर्जी लेवल है और जंप कहाँ से होगा इलेक्ट्रॉन 5, 6 एंड 7 ऑर्बिट से। तो n1 किसके बराबर हो जाएगा 4 के, 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर के। Hence n1 is equals to 4 and n2 is equals to 5, 6 and 7। यानी आपका एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स आपके पास क्या हो सकते हैं 5, 6 और 7 और आपके ग्राउंड स्टेट में यानी n1 क्या रहेगी, जो एनर्जी लेवल हमेशा 4 रहेगा। This is representing the bracket series. Now the last one is the P-form series, and it is the series of line in far infrared region of a spectrum. The series is obtained when electron jump from 6, 7 और 8 एनर्जी लेवल टू 5th एनर्जी लेवल। इसमें क्या होता है कि आपके जो 5th है वो आपका ग्राउंड लेवल होगा, यानी वो आपका लोअर एनर्जी लेवल होगा और उसमें जंप कहाँ से हाई एनर्जी लेवल क्या होंगे 6, 7 और 8 होंगे जिसमें वो जंप कर रहा होगा। तो आपका एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, वेव नंबर इज इक्वल टू डेल्टा कांस्टेंट अपॉन 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर के, और 5 यहाँ पर है तो इसका मतलब ये पी फंड सीरीज से बिलोंग कर रहा है। Hence n1 is equals to 5 and n2 is equals to 6, 7, 8 etc. So this diagram is again representing the same thing. अगर आप यहाँ पर देखें, अगर ये n1 में आपके n5, 4, 3, 2 से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता हुआ आ रहा है तो ये आपके पास लेमन सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। n2 के अंदर अगर n3, 4, 5 एंड सो ऑन से अगर जंप करता हुआ आ रहा है तो इसे बामर सीरीज कहेंगे। और अगर पैस्टिन को अगर हम बात करें तो इसकी ग्राउंड स्टेट 3 है, तो अगर 4, 5, 6 से जंप करता हुआ 3 में आ रहा है तो इसे पैस्टिन सीरीज कहेंगे। और अगर n4 यानी इसकी ग्राउंड स्टेट 4 में आ रहा है वो एक्साइटेड स्टेट 5, 6 एंड सो ऑन से, तो हम इसे ब्रैकेट कहेंगे। और अगर वो आपके 5th स्टेट में यानी 5th एनर्जी लेवल में जंप करता हुआ आ रहा है 6, 7 स्टेट से, तो हम उसे पी फंड सीरीज कहेंगे। This is all about our lecture number 5, students. I hope you have understand it very well. So thank you very much for your patience and wish you good luck. Inshallah we will discuss many more things in our next lecture. Allah Hafiz.